हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भाई उस दिन हमने सुधांशु त्रिवेदी जो है ना, उनका एक इंटरव्यू आपकी अदालत में जो है उसका हाफ जो हिस्सा था ना, उस पे हमने रिएक्शन दिया था। लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि इस पे का दूसरा पार्ट भी लाया जाए, तो आज लेकर आए जिसमें वो बलूचिस्तान और एक बिलावल भुट्टो जिन्होंने बोला कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान को मारा, तो उन दोनों का वो जवाब इस वीडियो में देंगे। बड़ा मजा आएगा। इससे पहले चैनल को क्या करना है, सरप्राइज लाइक लाइक शेयर। देखते हैं आज की विषय। सुधांशु जी, फ्यूचर के लिए मोदी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में जब हम सूरज उगाते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। 15 अगस्त 2016 को शायद प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का विषय उठाया था। उस दिन रात में एक अंग्रेजी चैनल पर टीवी डिबेट में था, तो बलूचिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में वॉशिंगटन डीसी से एक अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद। अब उसमें जो आपने बोला उससे ये कनेक्ट होगा जाके, तो उसने कहा, बलूच नेता ने, कि इस पूरे एरिया में देर आर कंट्रीज विच आर हैविंग एन एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, like Uzbekistan is having an Uzbek identity, Kazakhstan is having a Kazakh identity, and Afghanistan is having an Afghan identity. But if there is only one fake country in this region which is having no identity, that is Pakistan. तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि बैठे थे उन्होंने ये कहा कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आर यू नॉट पाकिस्तानी? तो बलूच नेता क्या कहता है, आई एम बलूच, आई एम नॉट पाकिस्तानी। अब सुनिए उसके आगे जो जनरल शफकत सईद बोलता है, वो कहता है, इफ यू आर नॉट पाकिस्तानी, आर यू हिंदुस्तानी, देन व्हाट इज योर आइडेंटिटी? अब सुनिए बड़ी मजेदार बात, अहमद मुफ्ती खान ये कहता है कि वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी, हमारी फिर हिंदी में बोला, हमारी आइडेंटिटी है कि हम हिंगलाज माता की संतान। अब सुनिए इसके बाद बड़ी बात बोल दिया सुनने में। अब वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे नहीं आ गया, अबे तबे पे आ गया। उससे बोलता है, अबे हिंगलाज माता क्यों, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता? अब सुनिए उसके बाद अहमद मुफ्ती खान कहता है कि हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। अब उसके बाद तो वो टेम्पर लूज कर गया, कहने लगा मोदी का आदमी है, ये है वो है, प्रणाम बोलने लगा। इसलिए जो आपने भारत माता की जय कहा, ये एक बहुत गहरा भाव है। और ये जानते हैं भाव कहां से आता है? प्रधानमंत्री जी करणी माता मंदिर कुछ दिन पहले गए बीकानेर के दौरे में। वैसे करणी माता मंदिर आपको बताओ ना, वो प्रसिद्ध मंदिर, इसमें चूहे बहुत पाए जाते हैं। भारत कैसे जुड़ता है समझिए, भारत माता का भाव कहां से आता है? जब आप करणी माता में जाकर श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो वैष्णो देवी से भी आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, पूर्व में कामाख्या देवी से भी जुड़ जाती है, मध्य में विंध्यवासिनी जी से भी जुड़ जाती है, पश्चिम में मुंबा देवी से भी जुड़ जाती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से भी जुड़ जाती है। पूरा राष्ट्र आपके सामने एकाकार हो जाता है। और तो और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ जाती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ जाती है। इलाका कोई कहीं भी रहे, पूरा भारत एकाकार होकर आपके सामने आ जाता है। इसलिए जिनको भारत माता का मतलब नहीं पता है, ये भारत एक जीवंत राष्ट्र है जिसे ना काटा जा सकता ना बांटा जा सकता। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंड। लैंड कहीं भी चली गई हो, वो हमारे कॉन्शियस का हिस्सा है। और कोई कहे नहीं ये तो थॉट है, ये तो ऐसा है, तो मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। ननकाना साहब और करतारपुर साहब आज पाकिस्तान में है फिजिकली, पर वो भारत के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है या पाकिस्तान की? बात तो सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर एरिया वहां है, वो उसका हिस्सा है या हमारा हिस्सा? और तो और हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध भले ही वहां हो, पर वो भारत की चेतना का हिस्सा है। इसलिए भारत और भारत माता को समझ पाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। तब लोग तो ये जानना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान कब अलग होगा? देखिए, समय आने पर सारी चीजें होती हैं। इतना जरूर वहां के बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और आगे वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। वैसे मैं एक टेक्निकल बात भी बताना चाहता हूं। आज भारत इस स्थिति में क्यों है? मोदी जी ने 10 साल में भारत को जिस पोजीशन पे ले जाके खड़ा किया है, आप उस पॉइंट को समझिए। 10 साल पहले डिफेंस प्रोडक्शन में हम बहुत कम थे।
आज 1,27,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन, एक छोटी सी बात। 1,27,000 ऐसा नहीं हमारे साइंटिस्टों में और इंजीनियर्स में दम नहीं था। हम मिसाइल उस जमाने में भी बनाए थे, कांग्रेस के रिजीम में। हमने सैटेलाइट्स भी बनाए थे। पर आप सोचिए, मिसाइल बनाने वाला देश जो था वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था। ऐसा हो सकता है क्या? क्षमता थी हमारे पास। सैटेलाइट बनाने वाला देश फाइटर प्लेन नहीं बना रहा था। मोदी जी ने डिफेंस प्रोडक्शन को जिस सीमा तक ले जाके शुरुआत की, तो आज आप देखें हमारे यहां एसॉल्ट राइफल भी बन रही है, सारी चीजें बन रही हैं। तो आज हम 80% अधिक मामलों में आत्मनिर्भर हैं। और इस वजह से, और आप देखिए, जिसको लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हमें रशिया से S-400 भी मिला, जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड के मेंबर होने के बाद S-400 मिला, और S-400 मिलने पे अमेरिका की तरफ से धमकी थी, सैंक्शन की धमकी। तो उन्होंने नहीं सैंक्शन लगाया, हमको प्रीडेटर ड्रोन भी देने का तय कर लिया। हमारा पैक्ट हो गया उनके साथ, जो नाटो कंट्रीज के बाहर किसी में नहीं था। और आप देखें 2020 में गलवान के बाद रक्षा मंत्री जी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो शुरुआत भी कर दी थी, उसी समय से सरकार ने निर्णय ले लिया। आज भारत जिस मामले में आत्मनिर्भर है, और एक और बात समझिए, जब वॉर होता है बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एनर्जी सिक्योरिटी। हमारा सबसे ज्यादा फॉरेन से किस चीज पे डिपेंडेंस है? ऑयल पे। आज आप बताइए, ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हो गया, तो ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो गई ना। जो पेट्रोल में इथेनॉल, वो हमने 20% के आसपास कर लिया, तो 20% डिपेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आए, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई। तो जो ऑयल है हमारा, क्योंकि फाइटर प्लेन इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकता है, बख्तरबंद गाड़ी इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकती, कार चल सकती है। सोचिए कितनी दूरदृष्टि थी मोदी जी की। अगर इस चीजों को पहले से सारी बना के नहीं रखा होता और देशों के साथ ऐसा नहीं बना के रखा होता। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जो लोग S-400 का विरोध कर रहे थे, हमसे कहते थे रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आप लोग खुल के यूक्रेन के साथ नहीं। आज बताइए, हमारे 2/3 जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, उनका कनेक्शन रूस के साथ है। आज हमारे लिए जरूरत सारी बातें मान लेता हूं कि हमारा पराक्रम, हमारी वीरता, हमारी शक्ति, हमारी सेना की ताकत, सब कुछ है हमारे पास, तो भी कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा है। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, और दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसके पास 2 झंडे थे अगस्त 2019 से पहले, जिसके लिए अटल जी के मुंह से पंक्ति निकली थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी के तट पर 1930 में स्वराज्य का वो हुआ था। तो अगर देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आधा काम तो पूरा हो गया। अब आगे का जो रेजोल्यूशन है, भविष्य में उचित मौके पे, और मेरा ये मानना है वहीं अंदर ये हालात होंगे। भाई हम तो मानते हैं पीओके की जनता तो हमारी है, क्योंकि हमने तो सीट रिजर्व कर रखी है जम्मू कश्मीर असेंबली में। तो चिंता मत करिए, आने वाला वक्त खुद ब खुद ऐसा आएगा। ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी देकर ये देश बना था, ये डायरेक्ट एक्शन ही इसको निपटाएगा। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कह रहे कि रात के अंधेरे में क्यों मारा? रात के अंधेरे में तो चोर आके मारते हैं। इसीलिए जयशंकर जी ने बताया कि हम चोरी छुपे नहीं, सीना जोरी के साथ मार के आते हैं। और किसको मारा? किसी को नहीं मारा, सिर्फ आतंकवादियों को मारा। जो रक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बोला था श्रीनगर में, उन्होंने रामचरितमानस की सुंदरकांड की वह चौपाई कोट की थी कि जब अशोक वाटिका को उजाड़ा गया और हनुमान जी आए रावण के सामने, उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। मैंने सिर्फ उनको मारा है जिन्होंने तुमको मारा है। जिन्होंने हमको मारा उनको मैंने मारा, जिन्होंने नहीं मारा उनको मैंने कुछ नहीं किया। अब एक और बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना थोड़ा रुके क्यों, अब देखिए रामायण से ही आप शिक्षा लीजिए। जब लंका दहन करके आए हनुमान जी और अशोक वाटिका उजाड़ के, तो हनुमान जी में ही शक्ति थी कि वही सब पूरा काम निपटा सकते थे, और ये सत्य भी है। जब सीता जी के सामने वो आते हैं और वो कहते हैं कि बस हम 1 महीने में आपको ले जाएंगे, तो वो कहती हैं कि भाई तो राक्षस तो बहुत बलवान है, बानर तो सब तुम्हारी तरह हैं। वो कहती है ना, है सुत कपि सब तुम्हारी समाना, जात उधार अतिभट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। फिर वो देह क्या दिखाई थी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। पहले दिखा दिया, और फिर जानते क्या आखिरी वाक्य क्या बोला था,
अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी ले जा सकता हूं लंका को नष्ट करके, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। इससे हमारे प्रभु का, हमारी सेना का यश नहीं बढ़ेगा। तो हम सब कुछ अभी कर सकते थे, पर हमें यश भी पाना है, विजय भी पाना है। और जो मोदी जी ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं, देखिए आप सबने सुना होगा कि सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, शायद कल की बात है या परसों की बात है, वहां के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया। वहां का मिलिट्री का कॉन्वॉय रोक लिया गया। वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं दुश्मन तो तुम हो। वहां ऐसे नारे लग रहे हैं, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। क्यों? आपको कारण पता है? कि जो पानी रोका है ना, पानी रोकने से क्या हुआ है, अब उसमें एक बहुत टेक्निकल बात, लोग कहते हैं साहब डैम नहीं बना है। बिल्कुल डैम नहीं बना है, मगर इंडस सिटी में एक और काम यह किया है कि हाइड्रोलॉजिकल डाटा देना बंद कर दिया है। यानी अब कितना पानी है पहले बताते थे, बताइए अजीब बात है, हम क्यों बताएं हमारे यहाँ कितना पानी है। तो अब कभी 55 मीट्रिक हो जाता है, कभी 9 पे आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है, पानी थोड़ा वहां कम हुआ है। तो जो एक नहर बन रही है पाकिस्तान के पंजाब में, जिससे कि सिंध में और कम पानी जा रहा था, उससे सिंध में रिएक्शन हो गया है कि हमारा बिल्कुल ही पानी काट लेना चाहते हैं, वैसे ही पानी कम हो गया है। तो अब इसे कहते हैं दिमाग से प्रयोग करना। और इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। तो मोदी जी ने किया, पानी कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। यार बातें बड़ी मजे की और करते हैं। पाकिस्तान की सेना के लिए इसके आगे की लाइन है, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। सुधांशु जी, पाकिस्तान की सेना तो ये कह रही है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि तुमने हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये देखिए, और ये हाफिज सईद ने कहा उसके हाथ। यानी देखिए कोई अंतर नहीं है। जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है अहमद शरीफ, पर वो कितने शरीफ हैं कि उनके पिताजी वालिद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, क्योंकि सन 2000 में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का प्रयास किया। अब आप सोचिए, ये जो पाकिस्तानी वर्दी है, इसकी वल्दियत में कितनी दहशतगर्दी है। अब आप समझिए। और एक और मैं गंभीर बात बताना चाहता हूं, एक किताब है न्यूक्लियर जिहादिस्ट, जो अमेरिका के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी है, तो उनका नाम था डगलस फ्रांड्स, FRANTZ, और कैथरीन कॉलिंस। इन दोनों ने किताब लिखी। किताब 2007 में लिखी गई। एक चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 40 के ऊपर पूरा चैप्टर ही है द पाकिस्तान पाइपलाइन, कि किस ढंग से पाकिस्तान से हो रहा है। तो वहां की सेना के बारे में जो स्थिति है, मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जिससे कोई गलती ना हो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई झेलता रहे वो पाकिस्तान है। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया है। बहुत सारे वीडियोस स्काई न्यूज़ पर भी, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर वीडियोस दिखाए कि कैसे उन्होंने भारत के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके मिसाइल्स सिरसा तक आ गई। इस बारे में दो बातें हैं। देखिए वो कैसा बढ़िया प्रोपेगेंडा सिस्टम। उन्होंने कहा था भारत की एक वुमेन एयरफोर्स पायलट को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। PTV ने कहा कि सोर्स इज स्काई न्यूज, स्काई न्यूज ने कहा सोर्स इज PTV। और लास्ट में जब पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि आज पाकिस्तानी मीडिया में भारत के कई नेताओं, कई यूट्यूबर्स, कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं, सुर्खियां बने हुए हैं, पाकिस्तान की संसद में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की ब्रीफिंग में उनका रेफरेंस दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो भारत के विरुद्ध डोजियर दिया था उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया। वो राहुल गांधी को कोट करके कह रहे हैं कि देखो, हमने हिंदुस्तान के 5 एयरफोर्स के प्लेन मार गिराए। आप लोगों ने शायद सुना होगा एक वर्ड 30 मार खां। तो 30 मार खां की कहानी सुनी है क्या है? 30 मार खां माना जाता है कि एक जनाब थे, वो कहते साहब ये 30 मार खां है, 30 मार। तो उन्होंने कहा 30 लोगों को एक साथ मार दिया था एक ही बार में। कहा हाँ, मगर वो 30 कौन थे? उन्होंने कहा साहब 30 मक्खियां मार दी थी, इसलिए 30 मार खां कहलाते हैं। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान का क्लेम है, अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार हमारे पक्ष में तो नहीं लिखता है। आज तक उसके ज्यादातर
जो राइटिंग राइट्स अप हैं वो हमारे अगेंस्ट में है। 14 मई का न्यूयॉर्क टाइम्स जाके देख लीजिए, उसने साफ साफ कहा है कि जो भारत ने कहा है डैमेज करने के लिए, वो सैटेलाइट पिक्चर्स में डैमेज दिख रहा है। और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, उसने कहा था आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया, वहां प्रधानमंत्री ने जाके देखा, उसने कहा F-400 भी उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा का सारा इंटैक्ट दिख रहा है। तो जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बताया है, मगर अब क्या बताएं, पाकिस्तान को इस मुगालते में जीते रहने की आदत है। भारत के ज़्यादातर लोगों ने वो गीत जरूर सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये 1954 की फिल्म है जागृति। इसकी नकल पे 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हू बहू इन्हीं वर्डिंग्स का एक गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अब जाके चेक करिएगा, पाकिस्तान में ही उसकी पैरोडी बनी हुई है। वो कहते हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। फिर आगे कहता है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। ये बंदा ना, इनको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मतलब बाहर की कंट्रीज से लेकर इंडिया से लेकर पाकिस्तान की, हमें इतनी इतनी पुरानी बातें, एक बंदे को किस तरह से इतना ज्यादा कुछ याद रह सकता है। लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, मतलब एक वीडियो थी जिसमें इन्होंने बड़ी ही इंफॉर्मेशन के साथ बात की। सबसे पहले इन्होंने बलोचिस्तान की बात की कि भाई बलोचिस्तान के जो लोग हैं, मैंने भी भाई अक्सर हमारे पाकिस्तानी चैनल्स पर मैंने देखा है कि बलोची किसी से पूछा जाए ना कि आप पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम बलोची। हमें वो खुद को बलोची कहना पसंद करते हैं, वो खुद को पाकिस्तानी कहना कभी भी पसंद नहीं करते। उनका अपना एक अलग से फ्लैग है, वो लहराना पसंद करते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग को वो मानना नहीं पसंद करते। इसकी बड़ी वजह आप सब जानते हैं, उनके राइट्स उनको ना देना, फिर उनपे उनका मतलब आवाज को दबा देना, उनकी मतलब जो वो बोलना चाहते हैं ना उनको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। मतलब हमारी न्यूज में कभी नहीं दिखाया गया कि भाई बलोचिस्तान में ये हो रहा है, बलोचिस्तान में वो हो रहा है, या बलोचिस्तान में जैसे अब हमारे पंजाब में दिखाते हैं भाई ये डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट होगी। अक्सर न्यूज चैनल पे ना जब कोई ऐड आती है तो ये चीजें दिखाते हैं, लेकिन कभी भी बलोचिस्तान की ऐड नहीं आई कि बलोचिस्तान में ये चीजें बन रही हैं, ऐसी सोसाइटीज बन रही हैं, ऐसी सड़कें बन रही हैं, वहां पर ये डेवलपमेंट हो रही है। कभी दिखाया हमें? आपने भी, आप भी तो, नहीं, हमने तो देखा, हमने कभी नहीं देखा कि बलोचिस्तान में। तो बलोचिस्तान कहते हैं इलाका गैर है, इलाका गैर है। मतलब इलाका गैर का ये होता है कि वो हमारा पार्ट है ही नहीं। मतलब इलाका गैर जो जहाँ पे वहां पे बड़े बुरे लोग रहते हैं, मतलब दहशत गर्द है, ये है वो। वहां के मासूम लोगों को दहशत गर्द बना देना कितनी बुरी बात है। वो जो पंजाबी होते हैं ना, उनको बड़ा बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो सारे राइट्स हैं इनको दिए जा रहे हैं, हमारे सारे ज़खायर इनको पकड़ा दिए, इस वजह से वो बुरा, मतलब है ना, हाँ, पंजाबियों को खास तौर पे इस वजह से बुरा मानते हैं। इसलिए पंजाबी वहां जाते ही नहीं है कि अगर उनको पता चल जाए ना ये पंजाबी है वो खत्म कर देते हैं, कहते हैं तेरा वेखिया जहाल की होना ही। तो वो खुद को बलोची कहना पसंद करते हैं। और बलोचिस्तान का जैसे एक एरिया सोराब के नाम से भाई कह रहे हैं कि उस पे भी बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने अपना एक कब्जा जमा लिया। वो पाकिस्तान से ऐसा सुनने में आया कि भाई अलग एक सिटी बना लिया है उन्होंने, 40,000 की आबादी थी। इसके अलावा भाई अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए ना, तो बिलावल भुट्टो से बड़ा बेवकूफ मुझे कोई नजर ही नहीं आता। बिलावल भुट्टो मतलब एक ऐसा इंसान है जिसको मुझे लगता है कि किसी कॉमेडी शो में होना चाहिए था। जैसे कपिल शर्मा का कोई शो है ना, उसमें एक छोटा मोटा उनको रोल दे देनी चाहिए था। सियासत उनके लिए नहीं बनी, जैसे राहुल गांधी के लिए सियासत नहीं बनी हुई ना, इसी तरह से बिलावल भुट्टो को भी वो कहते हैं ना जबरदस्ती से उनको लाया गया है इस चीज में। उनके फादर का ये शोभा था तो उनको बच्चों को भी ये करना ही पड़ेगा। मतलब उसकी अपनी एक मर्जी होगी, मे भी वो ना बनना चाहता हो, उनके फादर ने उनको फोर्स किया तुम मेरे अकेले बेटे हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो कह रहे हैं, वरना उनको कोई भी पता ही नहीं है। जहां पे आता है वहां पे जाता बोलते हैं, जहां पे आती है वहां पे आता बोलते हैं। मतलब उनको उर्दू भी तक नहीं आती सही। तो ऐसे बंदे से हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी एक बहुत ज्यादा अक्लमंद इंसान है, मैं इस बात को मान चुकी हूँ। इनका इंटरव्यू पहले भी सुना था और अभी दोबारा सुन के एक बड़ी नॉलेज में इजाफा होता है। ऐसी ऐसी चीजों का पता चलता है जो बंदे ने कभी सुनी नहीं होती। काफी अक्लमंद इंसान है, बहुत अच्छा लगा इनको सुनकर। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन दिन। थैंक यू।